Hello students, welcome to class 8th and today our topic is East India Company. What is East India Company? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसको ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इन द कॉलोनीज़, जैसे इंडिया एक कॉलोनी बना हुआ था तो कॉलोनी के अंदर जो भी उनके रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, उनके रिसोर्सेज का यूज़ करके और ब्रिटेन की जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाना उसका मेन एम था। सो अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हम देखते हैं। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने एक्वायर्ड किया एक चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उन्होंने ग्रांट किया इन द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट कंपनीज़ के साथ, ईस्ट कंपनीज़ यानी ईस्ट के ईस्टर्न साइड में जो भी कंपनीज़ हैं या जो भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में कंपनीज़ को स्टार्ट करने का परमिशन दिया। दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड। इसका मतलब था कि कोई भी अदर ट्रेडिंग ग्रुप जो है इंग्लैंड में कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट कर सकता है। विद दिस चार्टर, इस चार्टर के साथ द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस। इस चार्टर के साथ कंपनी वेंचर अक्रॉस द ओशियंस यानी सागरों के पार जाकर के और अपना जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो कर सकती थी, ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकती थी। एंड लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, और नई लैंड्स जो हैं विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइसेस। जहाँ पर ऐसी लैंड्स को वो परचेज़ करती थी, ऐसी लैंड्स के लिए उनको ज़रूरत थी जहाँ पर वो अच्छी और चीप प्राइस पर गुड्स परचेज़ कर सकें। कैरी दैम बैक टू द यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, और उन्हें वापस से यूरोप ले जा सकें। सेल एट हायर प्राइसेस, हायर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्राइसेस पर सेल कर सकें। सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी वर फाउंडेड बाय द डच। ऐसी ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डचेस ने भी फाइंड आउट की थी 1602 में। एंड द फ्रेंच इन 1664, और 1664 में जो फ्रेंच पर्सन्स थे दीज कंपनी सेटअप ट्रेड। फ्रेंच पर्सन्स ने भी ऐसी कुछ कंपनीज 1664 में सेटअप की ट्रेड सेटलमेंट्स इन द ईस्ट, ईस्ट में ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए। हाउएवर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट नॉन। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ने तो खोली थी और फ्रेंचेस ने भी खोली थी, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे पहले ट्रेडिंग पोर्ट उसने अपना ओपन किया। पहला ट्रेडिंग पोर्ट ओपन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, वो भी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। एज द स्टेशन और फैक्ट्री इन 1608 में स्टेशन और फैक्ट्री जो इन्होंने परचेज़ किया एट सूरत ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, यानी इन्होंने सूरत में, गुजरात से नीचे जो है वेस्टर्न कोस्ट पे, सूरत पे इन्होंने 1608 में एक तरीके से अपना जो राइट है वो ले लिया। तो ये था अराइवल ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और ईस्ट की जो कंट्रीज़ थी उनको, ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ इसको ट्रेड एंड कॉमर्स करने का इन्होंने परमिशन दे दिया क्वीन एलिजाबेथ ने। फिर उसके बाद इसको वो एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर ये कम से कम इनका पैसा लगे, चीप लेबर मिल जाए, चीप जो लैंड है वो इनको अवेलेबल हो जाए, और वो सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद जब ये कह सकते हैं रेडीमेड गुड्स हैं उनको वापस यूरोप भेज दें। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल में क्या था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है सेंट थॉमस रो इन जहांगीर्स कोर्ट। देखिए जहांगीर के दरबार में जो थॉमस रो हैं, सेंट थॉमस रो, ये गए थे तो उस समय वहाँ पर तो रियासती जो था एटमॉस्फेयर था। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग लिव्ड एट द मुगल कोर्ट। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग जो हैं वो मुगल कोर्ट में रहा करते थे। अबाउट 3 ईयर कम से कम वो मुगल कोर्ट में रहे।
1608 से 1611 एंड इन 16 इंग्लिश मोनार्क जेम्स फर्स्ट। और इन 1615 में क्या हुआ, इंग्लिश मोनार्क जो थे जेम्स फर्स्ट सेंट थॉमस रो टू सिक्योर ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स। जो सिक्योर ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स हैं वो उन्होंने मुग़ल एम्परर जहांगीर के साथ किए था। थॉमस रॉ ने, जो कि मुग़ल एम्परर के साथ रहा और बहुत सारे एग्रीमेंट इन्होंने किए, तो जहांगीर ने इनके साथ ये एग्रीमेंट्स कर लिए। सब्सिक्वेंटली द कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज़, लगातार जो कंपनी है वो फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करती रही, भरूच में, अहमदाबाद में भी। इन अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू मेड एफर्ट्स टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। डच जो है वो डच टू मेड एफर्ट्स टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। डच जो थे वो अब भी डच भी क्या कर रहे थे, जो इंडियन ओशियन है उसमें ट्रेड करने की पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे थे। उन्हें भी चाहिए था कि इंडियन ओशियन की वजह से ही तो यहाँ पर जितने भी हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेडर्स हैं वो यहाँ के लिए अट्रैक्ट हुए हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहा। तो इंडियन ओशियन की जो पोजीशन है बहुत ही एमिनेंट पोजीशन है। आफ्टर देम सून द फ्रेंच अराइव्ड, उसके बाद जब जल्दी ही जो फ्रेंच थे वो भी आए एंड फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत इन 1668। और फर्स्ट जो फ्रेंच फैक्ट्री थी वो एस्टैब्लिश हुई सूरत में 1668 में। 1668 में फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश हो गई। ट्रेड वॉर्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेड वॉर्स की। सो देखिए ट्रेड वॉर्स क्या हैं। नाउ देयर वॉज हाई कॉम्पिटिशन। जब अब देखिए अभी हमने आपको बात की थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो काफ़ी सारे एफर्ट्स जो है वो लगा ही रही थी, और उसके बाद जो डच हैं और फ्रेंच हैं ये भी बहुत ज़्यादा अपनी अपनी कोशिशें कर रहे थे। तो सभी जो हैं ये जितने भी फॉरेन जो भी लोग हैं ये सभी क्या करना चाहते थे, ये सभी यहाँ पर मतलब ये चाहते थे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हमें मिले। तो ट्रेड वॉर्स होने लगे, यानी कि एक कॉम्पिटिशन बढ़ गया इनके बीच में। नाउ देयर वॉज हाई कॉम्पिटिशन अमंग ऑल द यूरोपियन कंपनीज़। जितनी भी यूरोपियन कंपनीज़ थी उनके बीच में बहुत ही बड़ा हाई कंपटीशन था। दे ऑल बॉट द सेम थिंग्स, वो सभी सेम थिंग्स परचेज़ करते थे और उन्होंने परचेज़ भी की बिकॉज़ मार्केट सेम ही था उनका। इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो भी प्रोड्यूस होता था, वो सेम थिंग्स वो परचेज़ करते थे। जैसे फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स यानी लौंग, कार्डामन यानी इलायची, सिनामन दालचीनी, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी वो सभी परचेज़ किया करते थे। विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। दिस कॉम्पिटिशन एज अ रिज़ल्ट पुश्ड अप द परचेजिंग प्राइसेस इन इंडिया। ये जो कॉम्पिटिशन था एज अ रिज़ल्ट पुश्ड अप द परचेजिंग प्राइसेस, इन्होंने परचेजिंग प्राइसेस इन इंडिया को एंड एज वेल एज सेलिंग प्राइसेस डिक्रीज्ड इन यूरोप एंड इट रिड्यूस्ड द प्रॉफिट्स। सेलिंग प्राइसेस जो हैं इंडिया में वो यूरोप में सेलिंग प्राइसेस जो हैं उन्हें डिक्रीज़ कर दिया गया एंड इट रिड्यूस द प्रॉफिट। जिससे क्या हुआ, क्योंकि कंपटीशन का रिजल्ट यही हुआ कि यूरोप में जब उन्हें सेल करना था तो उन्होंने कम कम दामों में बेचा, जिससे उनका माल ज़्यादा बिके, उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो। लेकिन इससे क्या हुआ, उनके प्रॉफिट पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। द एलिमिनेशन ऑफ राइवल कंपनीज कॉम्पिटिटर्स वॉज द ओनली वे। अब इसका जो एक सिंगल जो तरीका था वो क्या था, यहाँ से एलिमिनेट करना जो भी राइवल कंपनीज़ हैं, यानी जो डच हैं, फ्रेंच हैं, डच फ्रेंच के डचेस और फ्रेंच दोनों से ही जो राइवल कंपनीज़ थी जो उनका एक ही तरीका था कि उन्हें बाहर का रास्ता, ट्रेडिंग कंपनीज़ को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाना था। ईच कंपनी वॉज सपोर्टेड बाय इट्स गवर्नमेंट। हर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट की जा रही थी, यानी हर कंपनी को उनकी गवर्नमेंट जो है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही थी। ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी द राइवलरी, जो 17th और 18th सेंचुरी है उसमें राइवलरी अमंग दीज यूरोपियन नेशंस वॉज सो इंटेंस। इनके बीच में राइवलरी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई थी
कि अब ट्रेड जो है वो ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स, कि ट्रेड जो है वो किससे किया जाने लगा, आर्म्स यानी कि हथियारों से भी किया जाने लगा। दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, वो रेगुलरली यानी नियमित रूप से एक दूसरे के जहाज़ों को डुबो दिया करते थे। ब्लॉकेडेड रूट्स को ब्लॉक कर दिया करते थे। कैप्चर्ड एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स, कैप्चर किया करते थे एक दूसरे के शिप्स को, और दुश्मनों के जो शिप्स हैं यानी कि डच फ्रेंच के और इंग्लिश के शिप्स को रोक दिया करते थे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स में यानी कि बहुत ज़्यादा अब राइवलरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उनके शिप्स को भी जो भी अराइवल जो प्लेस है वहाँ पर जाने से रोक दिया जाता था। ड्यूरिंग द ट्रेड वॉर्स द कंपनीज कैरिड ऑन ट्रेड, ट्रेड वॉर्स के दौरान कंपनीज जो हैं कैरिड ऑन ट्रेड विद आर्म्स, वो कैरी ऑन करने लगी आर्म्स, एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, ट्रेडिंग पोर्ट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया गया फोर्टिफिकेशन के थ्रू। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स, और ये जो एफर्ट था ये सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करने के लिए, एंड कैरी ऑन द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कंपनीज़, और जो ट्रेड कंपनीज़ हैं उनको प्रॉफिटेबल, उनका जो प्रॉफिटेबल जो कस्टम जो चल रहा था उसको रेगुलर रखने के लिए ही उन्होंने इसको क्या किया, फोर्टिफाई किया, सेटलमेंट्स किए। कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड कंपनीज फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिसीज़, उन्हें थोड़ा अलग लगा तो उन्होंने सेपरेट की ट्रेड पॉलिसीज़। नाउ लेट्स नो हाउ इट प्रोसीडेड, कि ये कैसे हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से बंगाल में स्टार्ट हुई वो देखते हैं। इन द 18th century, Bengal, the richest and the most fertile province in India, was known as the paradise on the earth. 18th century में बंगाल में रिचेस्ट और मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस जो थी इंडिया में वो थी कौन सी, बंगाल, जिसे पैराडाइज ऑन द अर्थ भी कहा जाता था। दिस प्रोविंस अट्रैक्टेड, ये जो रियासत थी ये अट्रैक्ट करती थी ट्रेडर्स को हॉलैंड से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ फ्रॉम दीज कंट्रीज़, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ जो थी वो इन कंट्रीज़ से इस्टेब्लिश हुई थी, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स कराती थी इनसे बंगाल में ही, यानी बंगाल में इन्हें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। विच बिकम अ प्रॉफिटेबल बेस फॉर दियर ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे एक प्रॉफिटेबल बेस तैयार हुआ फॉर दियर ट्रेड एंड कॉमर्स, उनके ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्पेरस ऑफ दीज यूरोपियन सेटलमेंट्स, लॉन्गेस्ट और मोस्ट प्रॉस्पेरस जो हैं यूरोपियन सेटलमेंट्स के इनमें से वॉज द ब्रिटिश सेटलमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटलमेंट हुए ब्रिटिश के वो हुए कैलकाटा में। इन 1717 द मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब, 1717 में मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब जो था इशूड अ फरमान, उसने एक फ़रमान जारी किया कि कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी जाए इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट, यानी कि औरंगज़ेब ने क्या किया कि उसको परमिशन दे दी पूरे तरीके से कि आप यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी किसी भी तरीके का आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनुअल पेमेंट यानी कि पूरे साल का एक अमाउंट जो है वो आपको देना होगा। बट द कंपनी सर्वेंट मिस यूज दिस राइट, लेकिन कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने इस जो राइट है, ये जो अधिकार जो औरंगज़ेब ने दिया था, इसका मिसयूज़ किया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो बंगाल में ही सेटअप की, एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली के किनारों पर इन 1651 में बंगाल में ही एक जो फैक्ट्री है वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे उसका ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज़ हुआ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1615 में रिवर हुगली पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, कंपनी ने परस्यूएट कर लिया ट्रेडर्स को फैक्ट्री के आसपास ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए। बाय द 1696 में बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, एक किला बनाने का जो प्रोसीजर है वो चालू हुआ 1696 में। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुग़ल ऑफिशियल्स, 2 साल बाद फिर ये जो कंपनी है ये क्या करने लगी, मुग़ल ऑफिशियल्स को ब्राइब करने लगी, मीन्स उन्हें रिश्वत देने लगी
टू गिव जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस विच लेटर जमींदारी के जो राइट्स थे ओवर 3 विलेजेस, यानी 3 विलेजेस में आपको जमींदारी के राइट्स दिए जाएंगे, विच लेटर डेवलप्ड इनटू द सिटी ऑफ कोलकाता, जिससे जो लेटर बाद में जो सिटी है कोलकाता जो बन गई थी, वन ऑफ द 3 विलेजेस वॉज कालीकटा, जो इनमें से 3 में से जो एक विलेज था वो था कालीकटा। यानी कि 2 साल बाद जब वो ब्राइब करने लगे मुग़ल ऑफिशियल्स को, यानी ऑफ़र देने लगे कि भाई तुम्हें हम क्या दे देंगे, ज़मींदारी के राइट्स दे देंगे 3 विलेजेस के ऊपर, विच लेटर बाद में वो फिर सिटी के कोलकाता की सिटी में डेवलप हो गए, क्योंकि बंगाल में तो था ही। आज तो बंगाल की जो कैपिटल है वही है कोलकाता। वन ऑफ द 3 विलेजेस वॉज कालीकटा, और इन तीनों में से एक विलेज जो था वो था कालीकटा। तो ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अराइवल था वो। इसके बारे में और भी थोड़ा सा है, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।